फिर इसके बाद में हम आयु पिरामिड, और फिर इसके बाद ज्यो पिरामिड के बाद में हम समष्टि या आबादी के बीच पारस्परिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, तो पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। आबादियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का मतलब क्या है। अभी याद करें, जल्द ही मैंने जब आपको जैविक घटक पढ़ाना शुरू किया था तो ये बताया था कि इन्वायरमेंट का कोई भी जीव या सजीव स्वतंत्र अकेले एक अवस्था में पर्यावरण में नहीं रह सकता है। इस जीव को यानी ब्रह्मांड के किसी भी जीव को अपने जीवन यापन को पूर्ण करने के लिए दूसरे जीवों के साथ रहने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड के सभी जीव एक दूसरे के ऊपर अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे को लाभ या हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण वह जीव जनन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि क्रियाओं को पूर्ण कर पाता है और एक एनवायरनमेंट में जीवित रूप में बना रहता है। अब यहाँ पर आए, आबादियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे वातावरण में आबादियों के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली पारस्परिक क्रिया को हम धनात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। दूसरी पारस्परिक क्रिया को हम ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं, जबकि तीसरे प्रकार का पारस्परिक क्रिया उदासीन पारस्परिक क्रिया कहलाता है। अब ये शब्द मैं जो बार बार बोल रहा हूं, पारस्परिक क्रिया क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने पिछली टॉपिक आपको क्लियर की है लाइकेन के बारे में, याद है सभी को। लाइकेन में आपने देखा था कि 2 प्रकार के पादप, कवक और शैवाल एक साथ लेकर एक दूसरे को हानि और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते थे, परंतु किसी को हानि नहीं होती थी। यानी कवक और शैवालों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती थी। क्लियर। अब हम यहां पर आएंगे। पारस्परिक क्रियाएं वातावरण में जंतु व पादपों दोनों के अंदर होते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं पारस्परिक क्रियाएं, तो आपके ब्रेन में ये आ रहा होगा कि पारस्परिक क्रियाएं केवल जंतुओं के अंदर होती होंगी, परंतु पादपों में पारस्परिक क्रियाओं का कोई रोल नहीं है। तो पहले पादप वाले की तरफ हम ब्रेन में कुछ समझने का प्रयास करें। सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रह्मांड में कोई प्लांट अगर जीवित है तो इसके लिए क्या जरूरी होगा कि उस प्लांट को वाटर तथा मिनरल्स मिलना चाहिए। ध्यान से सुनते चलेंगे। वाटर्स और मिनरल्स उस प्लांट को कब मिलेगा, जब वाटर्स और मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा। और सॉइल कब बनेगी, जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई क्रिया करेगा, तब प्लांट को जिंदा रहने के लिए सॉइल बनेगी। तो सॉइल बनने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता हो गई। कितने लोग समझ पाए इस बात को। यानी कोई पादप तभी ब्रह्मांड में बना रहेगा जब मृदा होगी, और मृदा का निर्माण स्वतंत्र अपने आप नहीं हो सकता है, उसे निर्मित करने के लिए किसी सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीव और पादप के बीच पारस्परिक क्रिया हो चुकी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं। आगे देखें, हम अगर पिछली टॉपिक की तरफ चले जाए, चैप्टर्स की तरफ, रिप्रोडक्शन, तो यहाँ अपने स्वपरागण को छोड़कर अनेक प्रकार के प्लांट में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के परागण की प्रक्रिया को पढ़ा है। जैसे कीट परागण। कौन सा परागण? कीट परागण। कल्पना करें साल्विया और, ठीक है, अंजीर का प्लांट। अगर इन दोनों में कीट प्रवेश ना करें तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या साल्विया और अंजीर का नया पौधा उग पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये पादपों और सूक्ष्म जीवों के मध्य भी पारस्परिक क्रियाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा जंतु तथा जंतुओं के बीच अनेक पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं। कुछ क्रियाओं को मैं शेयर करता हूं और को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली क्रिया हम मान लेते हैं, हम सभी श्वसन क्रिया करते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। कहां से प्राप्त होगा? प्लांट से। कोई कंफ्यूजन? हम सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। किसके लिए आवश्यक होगा? प्लांट के लिए। समझ गए ना। तो जंतु और पादप के बीच पारस्परिक क्रिया दिखाई दी। ऐसे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं दिखाई देती हैं। देखें यहाँ पर पारस्परिक क्रियाओं को 3 प्रकार से बांटा जा सका है। पहली पारस्परिक क्रिया को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पारस्परिक क्रिया। क्या कहेंगे इसे? धनात्मक पारस्परिक क्रिया। ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव इंटरैक्शन। दूसरी क्रिया होगी ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, निगेटिव इंटरैक्शन।
और तीसरी क्रिया होगी उदासीन पारस्परिक क्रिया। पिछले पार्ट में जब हमने आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाई थी तो केवल 2 के बारे में पढ़ाया था, तीसरे के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो उदासीन स्टेबल इंटरएक्शन क्या है इसके बारे में देखेंगे। स्टेबल इंटरएक्शन और धनात्मक पारस्परिक क्रिया और ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया क्या है, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले धनात्मक की तरफ चलते हैं। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में 2 या 2 से अधिक जीव एक साथ रहेंगे, जिसमें से प्रथम जीव दूसरे जीव को तथा द्वितीय जीव प्रथम जीव को लाभ पहुंचाएगा, जबकि किसी भी जीव को कोई हानि नहीं होगी। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, धनात्मक पारस्परिक क्रिया। एक बार दोबारा सुनेंगे। धनात्मक पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या है, 2 स्पीशीज, हम 2 का केवल एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द स्पीशीज ए, ये कौन सी स्पीशीज है, स्पीशीज ए, एंड दिस इज द स्पीशीज बी, यानी ये प्रजाति दूसरी है। हम मान लेते हैं कि स्पीशीज ए फर्स्ट को लाभ पहुंचाएगी एंड स्पीशीज बी किसको, ए को लाभ पहुंचाएगी, यानी दिस इंटरएक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस इंटरएक्शन इज पॉजिटिव। Both living organisms can useful effects, but the any living organism cannot the harmful effects. This type interaction is known as the positive interaction. जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीव एक साथ पारस्परिक क्रिया करें, जिसमें दोनों जातियों को लाभ हो परंतु किसी भी जाति को हानि ना हो, तो ऐसी पारस्परिक क्रिया को हम क्या कहेंगे, धनात्मक पारस्परिक क्रिया। इतने लोगों को समझ में आ रहा है। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया क्या है, इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में मान लेते हैं स्पीशीज ए होगी पहली स्पीशीज, देन द स्पीशीज बी होगी, ये दूसरी जातियां होंगी। स्पीशीज ए स्पीशीज बी को लाभ पहुंचाएगी, यानी ए स्पीशीज से बी स्पीशीज को लाभ मिलता है, परंतु बी स्पीशीज हमेशा ए स्पीशीज को क्या पहुंचाएगी, हानि पहुंचाएगी। ऐसा इंटरएक्शन क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। मतलब जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की जातियां एक साथ रहती हैं, परंतु एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति से, परंतु दूसरी जाति को हानि होती है जबकि लाभ नहीं होता है, ऐसे इंटरएक्शन को हम निगेटिव इंटरएक्शन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? तीसरा देखते हैं, उदासीन पारस्परिक क्रिया क्या होगी। मान लेते हैं दिस इज द स्पीशीज ए, ये कौन सी स्पीशीज है, ए, एंड दिस इज स्पीशीज बी, ये दूसरी स्पीशीज है बी। इस प्रकार के इंटरएक्शन में ना तो पहली पारस्परिक क्रिया में पहली जीव स्पीशीज बी को हानि पहुंचाएगी या लाभ पहुंचाएगी, ना फिर बी स्पीशीज स्पीशीज ए को हानि पहुंचाएगा या लाभ पहुंचाएगा। दोबारा सुनेंगे। इस प्रकार के पारस्परिक क्रिया में 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं, ना तो प्राथमिक जीव द्वितीयक को लाभ या हानि पहुंचाता है, ना तो स्पीशीज बी स्पीशीज ए को लाभ या हानि पहुंचाता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीन पारस्परिक क्रिया। अब हम उदाहरण देकर समझना प्रयास करते हैं। ऋणात्मक का बेस्ट एग्जांपल होगा, धनात्मक का बेस्ट एग्जांपल होगा लाइकेन। कौन सा होगा, लाइकेन। याद रहेगा, शैवाल और कवक दोनों लाभान्वित होते हैं। ऋणात्मक का बेस्ट एग्जांपल होगा परभक्षण। कौन सा होगा, परभक्षण। मेढक कीट को खा लेगा तो क्या कीट बेचारे को कोई लाभ हुआ, जोर से बोलिए, उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, लेकिन मेढक का पेट भर गया, यानी उसकी भूख समाप्त हो गई। किसको लाभ हुआ, जोर से बोले, मेढक को लाभ हुआ। यानी स्पीशीज ए इज, ठीक है, इंसेक्ट एंड स्पीशीज बी इज फ्रॉग। जब स्पीशीज यानी ए से बी को लाभ हो रहा है परंतु बी को हमेशा क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो ऐसे इंटरएक्शन को क्या कहेंगे, ऋणात्मक इंटरएक्शन। यहाँ पर देख लेंगे, उदासीन पारस्परिक क्रिया में किसी को ना तो लाभ होता है किसी को ना तो हानि होती है। कल्पना करें, एक कीट भक्षी पक्षी और एक फल भक्षी पक्षी दोनों एक साथ रहते हो। कीट भक्षी पक्षी और फल भक्षी पक्षी मतलब क्या है, एक पक्षी जो कीट खाता हो, एक पक्षी जो फल खाता हो, दोनों एक साथ रहते हैं, तो क्या कीट भक्षी पक्षी फल भक्षी को हानि पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। ब्रह्मांड में कीट रहें तो उसको लाभ मिलेगा, जबकि फल भक्षी पक्षी को उससे कोई मतलब नहीं है।
ब्रह्मांड में फल जितना होगा या कीट भक्षी को ना तो लाभ पहुंचाएगा ना तो हानि पहुंचाएगा, क्योंकि फल भक्षी फल को खाते हैं और कीट भक्षी किसको खाएंगे, कीट को खाएंगे। ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, उदासीन यानी स्टेबल इंटरेक्शन इन बिटवीन स्पीशीज। तो इसको पहले लिखिए, पहले बेसिक देन डिटेल, इसके बारे में एक एक हमें पढ़ना है। फर्स्ट में तो सहजीविता था जो मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ के बारे में पढ़ना रह गए। हेडिंग डाल लेंगे, आबादियों के बीच पारस्परिक क्रिया। पहले बेसिक बातें लिखेंगे। पादप तथा जंतु हमेशा दूसरी जातियों के साथ रहते हैं। पादप तथा जंतु हमेशा दूसरी जातियों के साथ रहते हैं, दूसरी जातियों के साथ रहते हैं। पूर्ण विराम करके लिखेंगे, पादप व जंतुओं में, पादप व जंतुओं में अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए, पादप व जंतुओं में अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए, अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों के साथ अनेक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। दूसरे जीवों के साथ अनेक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, अनेक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिन्हें आबादियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं, जिन्हें आबादियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं, आबादियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। लाइन छोड़कर लिखेंगे, प्रकाश भोजन जल, प्रकाश भोजन जल आवास, प्रकाश भोजन जल आवास, प्रजनन आदि के लिए, आदि के लिए जीव एक दूसरों के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। पूर्ण करके लिखे, पारस्परिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पारस्परिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ऐसे करके तीनों के बारे में ABC पहले लिख लेंगे। ये लिखेंगे ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, हाँ हेडिंग में डालना, पहले तीनों लिखें। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, B लिखेंगे धनात्मक पारस्परिक क्रिया, C लिखेंगे धनात्मक पारस्परिक क्रिया, C लिखेंगे उदासीन पारस्परिक क्रिया, उदासीन पारस्परिक क्रिया। ठीक है, अब हमें इनके बारे में डिटेल के बारे में एक एक डिस्कस करना है, बट हम इसके पहले एक चार्ट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाना चाह रहे हैं कि इन पारस्परिक क्रियाओं में क्या हो रहा है, उनमें से किसको लाभ मिल रहा है और किसको हानि हो रही है। फिर हम ऋणात्मक पढ़ेंगे, देन हम धनात्मक पढ़ेंगे और देन उदासीन के बारे में केवल 2 से 3 लाइन लिखेंगे। मेरी इच्छा हो रही है कि उदासीन पहले लिखकर समाप्त कर लीजिए, फिर हम दोनों के बारे में चार्ट बनाएं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग डाल लीजिए उदासीन पारस्परिक क्रिया। इसके लिए बस केवल 2 ही लाइन लिखना है। उदासीन पारस्परिक क्रिया, स्टेबल इंटरएक्शन, स्टेबल STABLE इंटरएक्शन इन बिटवीन पॉपुलेशन। पूरी ही हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे स्टेबल इंटरएक्शन इन बिटवीन पॉपुलेशन। क्या परिभाषा बनेगी इसकी, कोई बता सकता है? अभी समझाए गए, किसी के पास ब्रेन है यहाँ पर?
सबके पास होगा, है ना ब्रेन? तो कोई बता सकता है कि उदासीन क्या है? ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दो प्रकार के समष्टियों में या दो प्रकार के जातियों के जीवों में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, ऐसी पारस्परिक क्रिया को हम उदासीन पारस्परिक क्रिया कहते हैं। लिखें, इस प्रकार के पारस्परिक क्रियाओं में दो अलग अलग प्रकार की जातियों में, इस प्रकार के पारस्परिक क्रियाओं में दो अलग अलग प्रकार के जातियों में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। जातियों में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। उदाहरण लिख लीजिए जो बेस्ट मैंने दिया था, फल भक्षी तथा कीट भक्षी। फल भक्षी तथा कीट भक्षी, फल भक्षी तथा कीट भक्षी पक्षियों का एक साथ रहना। फल भक्षी तथा कीट भक्षी पक्षियों का एक साथ रहना। ठीक है, यहीं पर मैं बदल दूं थोड़ा, देखे, एक फल भक्षी है और दूसरा कौन सा है? कीट भक्षी है। दो पक्षी हो गए। तो फल भक्षी वाले को समझने का प्रयास करें। कीट भक्षी पक्षी के भोजन से कोई मतलब नहीं है और कीट भक्षी वाले को फल भक्षी से कोई मतलब नहीं है, बदल देते हैं। फल भक्षी के साथ फल भक्षी को रख देते हैं। अब मान लीजिए उस इन्वायरमेंट में 4 ही फल होते थे, तो निश्चित है या तो दोनों कमजोर हो जाएंगे या तो एक अच्छे से, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगा और एक वीक हो जाएगा। तो जैसे एक स्ट्रांग हुआ एक वीक हुआ, धनात्मक इंटरेक्शन, सॉरी ऋणात्मक इंटरेक्शन, दोनों इक्वल हो गए तो उदासीन हो गया। मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक प्रकार की समष्टियां एक साथ रहती हों और दोनों समष्टि को एक दूसरे से ना तो लाभ होता हो ना तो हानि होती हो, तो ऐसा इंटरेक्शन क्या है? ठीक है, उदासीन इंटरेक्शन या स्टेबल इंटरेक्शन। अब एक चार्ट बना लेंगे, पूरा देख लेंगे कौन कौन सी समष्टि में किस प्रकार से लाभ या हानि होता है, फिर एक एक के बारे में डिटेल करेंगे। मेरे साथ बनाते रहेंगे, कॉलम में बांट लेंगे। नेक्स्ट पेज से बनाइएगा। इंटरेक्शन टाइप। इंटरेक्शन टाइप मतलब पारस्परिक क्रियाओं के प्रकार। जल्दी करिए। इंटरेक्शन टाइप्स, देन बनाएंगे इफेक्ट्स ऑन स्पीशीज ए। बात ना करें। देन देखेंगे इफेक्ट्स ऑन स्पीशीज बी। देन लास्ट में होगा रिजल्ट या परिणाम। जल्दी करिए। स्टेबल और नेचुरल इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ? उदासीन पारस्परिक क्रियाएं, ये पहला प्रकार है। इसमें देखे, क्या स्पीशीज ए के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? जोर से बोले। पहली जात पर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? शून्य। किससे प्रदर्शित करेंगे? 0 से। ठीक है। क्या स्पीशीज बी पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं ना। रीजन आप एग्जांपल पेन में रखिए। फल भक्षी कीट भक्षी को कोई हानि लाभ नहीं पहुंचा रहे और कीट भक्षी पक्षी फल भक्षी को कोई हानि और लाभ नहीं पहुंचा रहे। देन इसका रिजल्ट क्या होगा? किसी को ना तो लाभ होगा ना तो किसी को हानि होगी। रिजल्ट यही आएगा। देखिए, नेचुरल इंटरेक्शन में
समझने का प्रयास करें, फिर आप प्रिंट कर लीजिएगा। स्पीसीज ए में जीरो ठीक इंटरेक्शन है, नो इफेक्ट्स ऑफ स्पीसीज ए, नो इफेक्ट्स इन स्पीसीज बी, एंड बोथ स्पीसीज कैन नॉट हार्मफुल कैन नॉट यूजफुल। दोनों में ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो कोई हानि हो रही है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? किसी को भी लाभ या हानि नहीं है, किसी भी जाति को लाभ व हानि नहीं होता है। दिस इज द नेचुरल। सेकंड देखेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में भी कई प्रकार हैं, तो पहला ले लेते हैं। ए नंबर, इसकी बेंचिंग हिंदी में इसे कहते हैं अपमार्जन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि अपमार्जन है क्या, ठीक है। अपमार्जन फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल सियार, गीदड़ तथा गिद्ध अपमार्जक के उदाहरण होते हैं। ये मरे हुए जीव जंतुओं के मांस को खा लेते हैं और वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। अब मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। सियार, गीदड़ तथा गिद्ध अपमार्जक का उदाहरण है और इनके द्वारा की गई क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपमार्जन कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये हमेशा मरे हुए जीव जंतुओं के मांस को खाते हैं। अब जो जीव मर गया है तो क्या उसको कोई हानि हो रही है? जोर से बोलिए, नहीं हो रही है। लेकिन जब वह मर गया है तो क्या गिद्ध, सियार और गीदड़ को लाभ हो रहे हैं? तो एक स्पीशीज को क्या हो रही है? लाभ हो रहा है। दूसरे को क्या हो रहा है? ना तो लाभ ना तो हानि हो रहा है। समझ में आ रहा है? और साथ में वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, क्योंकि वो मांस अगर सड़ता है तो अन्य प्रकार के जीवों को हानि होती। यहाँ पर समझ में आया? तो देखें स्पीशीज 1 अपमार्जन में जो स्पीशीज ए होगा इसको क्या होगा? लाभ। क्लियर? स्पीशीज बी को कुछ भी नहीं होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? कल्पना करें, एक जाति को लाभ होगी जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। तो लिखें सेकंड इज कामनालिप, हिंदी में इसे कहते हैं सहभोजिता। सहभोजिता क्या है? जब दो या दो से अधिक जीव एक साथ रहते हैं, एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को लाभ और हानि कुछ भी नहीं होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ जीव दूसरे जीवों के साथ रहकर फूड मटेरियल उनसे प्राप्त करते हैं, बट उनसे टुकड़ों के बचे हुए भाग से फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं और पहले जीव को लाभ और हानि नहीं होता है जबकि दूसरे स्पीशीज को लाभ हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सहभोजिता। तो यहाँ देखेंगे इसमें जो फर्स्ट स्पीशीज है इसको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, जबकि सेकंड स्पीशीज को क्या होगा? लाभ होगा। रिजल्ट क्या आएगा? एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। तो सेम जो लिखा है यही होगा। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लिखने जल्दी करें।
फटाफट लिखें। नेक्स्ट अगला है प्रोटो कॉर्पोरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक सहयोग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे, हर्मिट क्रैब, क्लियर, और सी एनीमोन के मध्य में संबंध। हर्मिट क्रैब एक समुद्री जीव है, साथ में सी एनीमोन भी एक समुद्री जीव है। हर्मिट क्रैब के सेल के बीच में यानी कवच के बीच में सी एनीमोन आकर रहता है, जिसके कारण सी एनीमोन को कोई दूसरा जीव शिकार नहीं कर पाता है, जबकि हर्मिट क्रैब के द्वारा खाए गए मांस के टुकड़ों को जब कुतरा जाता है तो सी एनीमोन उसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और वो आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, जिसे प्रोटो कॉर्पोरेशन कहा जाता है। और भी अनेक एग्जाम्पल हैं। अब मतलब इसका क्या है, इस कैटेगरी में इस प्रकार के पॉजिटिव इंटरेक्शन में दो जीव एक साथ रहते हैं। पहले जीव की क्रिया से दूसरे जीव को लाभ होता है, जबकि दूसरा जीव किसी भी प्रकार के पहले जीव को हानि नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा अगर सी एनीमोन, ठीक है, प्रोटो कॉर्पोरेशन से अलग हो जाता है तो निश्चित है कि वह ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब यह इंटरेक्शन अविकल्पी होता है। कैसा होता है? अविकल्पी। तो यहाँ देखेंगे सी एनीमोन को लाभ हो रहा है, ये दूसरी प्रजाति, दूसरी जाति है। हर्मिट क्रैब को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। तो पहली स्पीशीज को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी हर्मिट क्रैब को, जबकि सी एनीमोन को क्या होगा? लाभ होगा। समझ गए ना? इसमें क्या रिजल्ट आएगा? एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, परंतु यह विकल्प अविकल्पी है, यानी इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसको लिख लेंगे। पूरी बातें तो सेम रहेंगी बट साथ में जो जुड़ना है वो एक्स्ट्रा लिख लेंगे। यह संबंध अविकल्पी है। यह संबंध अविकल्पी है। नेक्स्ट आएंगे अगला, ये आपका हुआ पॉजिटिव इंटरेक्शन सेकंड। देन थर्ड पर आ जाएं। तीसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटरेक्शन। और निगेटिव इंटरेक्शन का पहला प्रकार होगा परभक्षण। परभक्षण या इंग्लिश में इसे कहेंगे प्रीडाटेशन। इसमें देखिए परभक्षण को मैंने अभी आपको समझाया कि एग्जाम्पल मैंने मेढक और कीट का दिया कि अगर कोई मेढक किसी कीट को खाता है तो कीट को कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ। क्या मेढक को लाभ हुआ? बिल्कुल हुआ। इस इंटरेक्शन में एक जीव को लाभ होगा और दूसरे को क्या होगा? हानि होगा। तो मान लेते हैं मेढक फर्स्ट स्पीशीज है तो इसको क्या होगा? लाभ। एंड कीट क्या होगा? सेकंड स्पीशीज, इसको क्या होगी? हानि होगी। रिजल्ट क्या आएगा? एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा जीव लाभान्वित नहीं होता है। ठीक है, लिखें रिजल्ट में प्रथम जीव को लाभ मिलता है, जबकि द्वितीयक जीव हमेशा हानि में रहते हैं। हानि में रहते हैं। जल्दी करें। सेकंड आपका है कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा क्या होगी? प्रकाश के लिए, भोजन के लिए, जल के लिए, श्वसन के लिए और जनन के लिए।
एक जात या दूसरे जातियों के साथ पारस्परिक क्रिया होगी जिसमें दोनों जीवों को हानि होगी। क्लियर? ना तो पहले को लाभ होगा ना तो दूसरे को लाभ होगा, दोनों जीव की हानि होगी 100%। इफेक्ट में स्पीशीज ए भी हानि होगी और इफेक्ट बी स्पीशीज भी हानि होगा, किसी को लाभ नहीं होगा। और यह एक ऐसा संबंध होगा जिसमें किसी भी प्रकार से जो लाभ होगा रिजल्ट में वह अपेक्षित नहीं हो सकता है, वो दोनों को हानि करने वाला ही है। तो लिखे इसके बारे में, कंपटीशन में इसको भी हानि होगी और इसको भी हानि होगी। ठीक है, रिजल्ट आएगा परस्पर अपेक्षित, इसकी आवश्यकता भी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ब्रेन में चल रहे हैं। आपके घर में एक रोटी का टुकड़ा हो और 4 कुत्ते खड़े हो, बीच में फेंक दीजिए। ठीक है, इसी का बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। अब चारों कुत्ते आपस में लड़ेंगे, टुकड़ा एक है वो उनको पटकेंगे और उनको पटकेंगे। फिर आप चारों के रिजल्ट को चेक करिए, सबको खरोंच आने वाला है, किसी को लाभ हुआ नहीं हुआ। यानी एक रोटी के टुकड़े में सबको खरोंच और ब्लीडिंग होने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये परस्पर अपेक्षित था, कंपटीशन में दोनों को लाभ नहीं हुआ, दोनों को हानि होगी। लेकिन कंपटीशन होना भी जरूरी है। हो सकता है कि उस रोटी के टुकड़े से जिसको मिल जाए, 4 भूखे हैं और 3 मर जाने वाले हैं, तो एक तो कोई जिंदा बच सकता है, इसलिए ये अपेक्षित भी है, कंपटीशन होना भी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला, एमनालिज, सी नंबर। एमनालिज्म की हिंदी भी एमनालिज्म होती है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। एमनालिज्म में 2 जीव एक साथ रहेंगे, एक को तो हानि होगी और दूसरे को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो वन इंटरेक्शन इज, ठीक है, निगेटिव एंड सेकंड इज, ठीक है, 0, यानी कोई लाभ कोई हानि नहीं। इसे एग्जांपल देते हैं। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे प्लांट है लाइक हेलियंथस एनस, सूरजमुखी। इस पौधे को अगर हम किसी भी सॉइल में रोपित करते हैं तो यह कुछ रसायन रिलीज करता है, जिस रसायन के कारण दूसरे पौधे इसके आसपास जल्द उगते नहीं हैं। अब इसने जो रसायन रिलीज किया तो इससे इसको कोई लाभ नहीं हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया? निगेटिव। क्लियर? या इसका रिजल्ट आया 0। परंतु इसने दूसरे जाति को जन्म नहीं लेने दिया, दूसरे जाति को सरवाइव नहीं करने दिया, तो उसकी हानि हो गई। इसको क्या कहते हैं? एमनालिज्म। दोबारा सुनिए एग्जांपल को, हेलियंथस एनस, अपुन्सिया और ऐसे बहुत सारे गाजर घास जैसे पौधे अपनी जड़ों से रसायन स्रावित करते हैं, जिसके कारण ये मृदा में दूसरे पौधों पादपों की सीड को डोरमेंसी पीरियड में ही रखने देते हैं, उन्हें उगने नहीं देते हैं। तो इनको तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, जबकि दूसरी जातियों को हानि हो रहा है। ऐसे संबंध को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और यह एक ऐसा संबंध होता है, रिजल्ट क्या आएगा? जिसमें दूसरे जाति को हमेशा हानि होती रहती है। समझ पा रहे हैं? तो लिखेंगे रिजल्ट में, हमेशा दूसरी जाति हानि, हमेशा दूसरी जाति को हानि होती है। दूसरी जाति को हानि होती है। तो दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन। अब मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ और इन्हीं के बारे में इतने टॉपिक हमें इस पूरे टॉपिक पूरे यूनिट्स के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट देखेंगे स्टेबल नेचुरल, ठीक है, कंपटीशन या इंटरेक्शन। इसमें ऑलवेज किसी भी जाति को लाभ हो हानि नहीं होती है। 2 या 2 से अधिक जातियां एक साथ रहती हैं और इनके द्वारा फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू फर्स्ट कोई जीत हानि भी और लाभ नहीं प्राप्त करती है। सेकंड देखेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसमें लिखा ही है पॉजिटिव मतलब लाभ होना, एक जाति को लाभ होगी और दूसरे को हानि होगी या लाभ होगी, इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में या तो लाभ लाभ होगा या तो लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपमार्जन, इसमें प्राथमिक जाति को लाभ होगा, दूसरे को हानि और लाभ कुछ भी नहीं होगा। और रिजल्ट क्या आएगा? एक जाति को लाभ जबकि दूसरे को लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है।
दूसरा देखेंगे साभोजता, पहले को लाभ हान कुछ नहीं होगा, दूसरे को लाभ होगा। क्लियर। तीसरा देखेंगे प्रारंभिक सहयोग, प्रोटो कॉपरेशन, पहले को लाभ हान कुछ नहीं होगा, दूसरे को केवल लाभ होगा। नेक्स्ट देखेंगे निगेटिव इंटरेक्शन में परभक्षण में पहले को लाभ होगा, दूसरे को हानि होगी। देन देखेंगे कंपटीशन में पहले को भी हानि होगी और दूसरे को भी हानि होगी। तीसरे में देखेंगे एमनालिज में पहले को हानि होगी और दूसरे को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो शुरू करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे निगेटिव इंटरेक्शन। प्रारंभिक सहयोग का कोई उदाहरण? किसका प्रारंभिक सहयोग? प्रोटो कॉपरेशन, हर्मिट क्रेब एंड सी एनीमोन। ठीक है, आगे हम इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं। हर्मिट क्रेब एक जीव है, अभी मैंने समझाया था, और उसके साथ में सी एनीमोन एक जीव है, जो एक साथ रहते हैं। हर्मिट क्रेब लाइक द बेस्ट एग्जांपल, आपने एप्पल स्नेल, पाइला, घोंघा पढ़ा होगा, देखा होगा जनरली। घोंघा सबने देखा है। तो घोंघा के बाहर का जो आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है, कठोर है। सी एनीमोन ऐसे ही हर्मिट क्रेब होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। इनके आंतरिक सेल के अंदर, जहां इनकी मेन सेल स्ट्रक्चर है, उसके इंटरनल भाग में एक सॉफ्ट जीव सी एनीमोन प्रवेश कर जाता है। अब क्या लाभ मिला? सी एनीमोन एक सॉफ्ट जीव है तो दूसरे जीव से आसानी से खा लेते थे। अब ये हर्मिट क्रेब के सेल के अंदर चला गया है तो कठोर कंकाल के अंदर है, आसानी से खा नहीं पाएंगे। तो पहले तो प्रोटेक्शन मिल गया। इसके बाद क्या मिल रहा है? हर्मिट क्रेब जो भी मांस खाएंगे वो अपने, ठीक है, टेंटिकल से उसे कुतरेंगे तो उसका टुकड़ा भी इनको फ्री में मिल जा रहा है। यानी घर भी मिल रहा है कि चारों, और घर भी कैसा मिल रहा है? बुलेट प्रूफ मिल रहा है, कोई आपको टच नहीं कर सकता है। साथ में बुलेट प्रूफ है ना, सेल के अंदर कोई पूरा सेल थोड़ी खा पाएगा, कठोर है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ घर के अंदर भोजन मिल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ठीक है, प्रोटो कॉपरेशन। आगे डिटेल पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव इंटरेक्शन, ऋणात्मक अंतःक्रिया। कोई साइकिल की तरफ और घर की तरफ नहीं देखेंगे। प्रयास है कि मैं आज पूरी टॉपिक समाप्त करके आपको छोड़ूं। आबादी के बीच पारस्परिक क्रिया, कुछ रह न जाए। निगेटिव इंटरेक्शन की परिभाषा में लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके होंगे। बोलिए। कोई जरूरत है लिखाने की? सीधे आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे या एक लाइन लिखकर, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। ऋणात्मक अंतःक्रिया लिखे, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। परिभाषा इसकी क्या बनेगी? इस प्रकार के पारस्परिक संबंध में एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरे जीव को हमेशा हानि होती है। याद रहेगा? अब ये अनेक प्रकार की हैं, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे परभक्षण। परभक्षण या प्रीडाटेशन। प्रीडाटेशन क्या है? इस प्रकार के अंतःक्रिया में, ध्यान से सुनेंगे, इस प्रकार के अंतःक्रिया में दिस टाइप द इंटरेक्शन कंप्लीट बिटवीन द टू स्पीशीज, दो जातियों के मध्य पूर्ण होता है। इस प्रकार की इंटरेक्शन में प्राथमिक जीव दूसरे जातियों को भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है, जिसके कारण प्राथमिक जाति को भोजन मिल जाता है जबकि दूसरे जाति को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। परभक्षण के लिए दो शब्द उपयोग किए जाते हैं। वह जीव जो प्राथमिक जाति के रूप में दूसरे जाति को उपयोग करता है खाने के लिए, उसे शिकार कहते हैं, जबकि वह जाति जिसे खाई जाती है उसे हम प्राथमिक जाति जो दूसरे जाति को खाता है उसे शिकारी कहते हैं, जबकि वह जाति जिसे खा लिया जाता है उसे हम शिकार कहते हैं। यानी वन इज द प्रे एंड सेकंड इज द, वन इज द प्रीडेटर्स एंड सेकंड इज द प्रे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम शिकारी की बात करें तो मेढक शिकारी होगा, जबकि छोटे छोटे कीट क्या कहलाएंगे? शिकार कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल, छिपकली शिकारी होगी, जबकि छोटे छोटे कीट क्या कहलाएंगे? शिकार कहलाएंगे। इसी प्रकार बर्ड्स क्या होंगे? शिकारी होंगे। बगुला शिकारी होगा,
गौरैया शिकारी होगा, जबकि छोटे छोटे कीट क्या कहलाएंगे? शिकार कहलाएंगे। तो इसको लिखना शुरू करेंगे। परभक्षण क्या है? वेरी इजी। इस प्रकार के अंतःक्रिया में कोई भी जीव द्वितीयक जाति के जीवों को खाकर, कोई भी जीव द्वितीयक जाति के जीवों को खाकर, इस प्रकार के अंतःक्रिया में कोई भी जीव दूसरे जाति के जीवों को खाकर भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करता है। विराम करके लिखेंगे। प्राथमिक जीव को भोजन के रूप में लाभ मिलता है। प्राथमिक जीव को भोजन के रूप में लाभ मिलता है, जबकि द्वितीयक जाति को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। जबकि द्वितीयक जाति को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। द्वितीयक जाति को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। लाइन छोड़कर लिखिए। वे जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, वे जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें शिकारी, वे जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें शिकारी ब्रैकेट में प्रीडाटर्स, जबकि जिनका भोजन किया जाता है, जबकि जिनका भोजन किया जाता है उन्हें शिकार ब्रैकेट में प्रे या भक्ष्य कहते हैं। उन्हें शिकार ब्रैकेट में प्रे या भक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ प्रीडाटेशन। बट इसका लाभ क्या है समष्टि में वो सुनेंगे। मैंने आपको बताया परभक्षण क्या है, वह क्रिया जिसमें कोई प्राथमिक जीव दूसरे जीव को खाकर भोजन प्राप्त करता है या मारकर खा लेता है। इस प्रक्रिया को प्रीडाटेशन या परभक्षण कहते हैं। प्राथमिक जीव जो द्वितीयक जीव को खा रहा है, प्राथमिक जीव को हम क्या कहेंगे? शिकारी कहेंगे, प्रीडाटर्स। जबकि जिसको खाया जा रहा है उसे हम शिकार या भक्ष्य या प्रे कहते हैं। अब देखेंगे, समष्टि में परभक्षण की क्रिया जरूरी होती है जिससे समष्टि में आबादियों को नियंत्रित किया जाता है। अगर किसी समष्टि में, एक समुदाय में परभक्षण की क्रिया ना हो तो दूसरी जातियों की संख्या बढ़ने लगती है। पहले एक एग्जांपल हम छोटा सा देते हैं। अपने बरसात के समय में जो मैंने देखा है, बायोलॉजी ऑब्जर्व किया, वो मैं पहले देता हूँ। बरसात के समय में छोटे छोटे दीमक जैसे कीटों को निकलते देखा होगा। ये कीट झुंड में निकलते हैं और कुछ ही मिनटों में चारों तरफ कीट कीट ही दिखाई देते हैं। कितने लोगों ने ऐसे देखा है? और कुछ ही समय में उन कीटों की संख्या, मैक्सिमम कीटों की संख्या खा ली जाती है। किसकी सहायता से? या तो या किसी पक्षी की सहायता से, छिपकली की सहायता से, मेढक की सहायता से या अन्य बड़े कीटों की सहायता से खा लिया जाता है। आप ये देखते हैं कि कुछ मिनटों बाद आपको इन कीटों से निजात मिल गई है और वातावरण में कीटों की संख्या कम हो गई है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रीडाटेशन। हुआ क्या? समष्टि को क्या लाभ हुई? हम लोग जो कीटों से परेशान थे, वैसे ऐसे बैठे बैठे बायोलॉजी का ठीक है कंक्लूजन लगा लिया बैठे बैठे अभी जल्दी पिछले बरसात में, कि अगर ये कीट कुछ मिनट पहले हमें परेशान किए हुए थे और अगर शिकारी ना होते इस इन्वायरमेंट में तो हो सकता है 4 से 10 दिनों तक परेशान करके रखते। तो क्या समष्टि को लाभ हुआ या नहीं हुआ? यानी अनियंत्रित जनसंख्या, अनियंत्रित संख्या की कीटों को शिकारियों ने कम कर दिया। आगे देखेंगे, एक बेस्ट एग्जांपल है। आज के कुछ साल पहले इंडिया में एक विशेष प्रकार का स्पीशीज नागफनी का, अपुंसिया का, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आ गया था। यह आकर
इस प्रकार से हाहाकारी मचाया कि जिस समष्टि इकाई क्षेत्र में यह अपुंसिया की स्पीशीज लाई गई थी, कुछ ही समय में इसने पूरे इन्वायरमेंट में लगभग 10, 20, 50 किलोमीटर में अपनी संख्या को बढ़ा लिया और चारों तरफ केवल अपुंसिया अपुंसिया ही दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि उस समष्टि में दूसरे प्लांट समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये पता किया गया कि ऑस्ट्रेलिया में अगर ये स्पीशीज थी तो वहां पर ये हानि क्यों नहीं पहुंचा रही थी, भारत में हानि क्यों पहुंचा रही है। तो बॉटनिस्टों ने और बायोलॉजिस्टों ने ये पता किया कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक कीट पाया जाता था जिसका नाम था कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। यह कीट इस परभक्षी के रूप में कार्य करके इन पार्थीनियम प्रकार की स्पीशीज या विशेष प्रकार के अपुंसिया के पादपों को खा लिया करता था, जिससे वातावरण में इनकी संख्या निश्चित बनी रहती थी। जब यह भारत में पहुंचा, ध्यान से समझिएगा, तो भारत में वह कीट नहीं थे, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। इससे हमें यह पता चलता है कि परभक्षण की क्रिया भी समष्टि के लिए अति आवश्यक है। बाद में ऑस्ट्रेलिया से उस कीट को यहाँ लाया गया और देखा गया 2 से 4 सालों में नागफनी की अनियंत्रित संख्या नियंत्रित हो गई और वर्तमान समय में वहां पर एक नियंत्रित संख्या पाई जाती है अपुंसिया की। यह घटना राजस्थान के एक जिले की है। इतनी बात समझ में आई? कितने लोग को समझ में आया है? इसी को उदाहरण पे लिख लेंगे। उदाहरण नंबर 1 जल्दी लिखेंगे। भारत में 1920 में 1920 में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी की प्रजाति, ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी की प्रजाति लाखों हेक्टेयर में, नागफनी की प्रजाति लाखों हेक्टेयर में वृद्धि करके तबाही मचा रही थी, तबाही मचा रही थी, क्योंकि समष्टि में नागफनी को नियंत्रित करने वाले, समष्टि में नागफनी को नियंत्रित करने वाले जीव की उपस्थिति नहीं थी, जीव की उपस्थिति नहीं थी। समष्टि में नागफनी को नियंत्रित करने वाले जीव की उपस्थिति नहीं थी। उदाहरण करके लिखेंगे। विशेष प्रकार के सलभ कीट, विशेष प्रकार के सलभ कीट कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, विशेष प्रकार के सलभ कीट कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम को ऑस्ट्रेलिया से लाकर परभक्षी के रूप में उपयोग करने पर, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम को ऑस्ट्रेलिया से लाकर परभक्षी के रूप में उपयोग करने पर नागफनी की समष्टि को नियंत्रित किया गया, नागफनी की समष्टि को नियंत्रित किया गया। ठीक है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, 7 से 8 आपको बायोलॉजी में ही मिल जाएंगे, बट हम केवल एक ही एग्जाम्पल को पढ़ेंगे समय को देखते हुए। देखिए, परभक्षण क्या है और इसका समष्टि में लाभ क्या, ये दोनों आपको समझाया जा चुका है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। परभक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है। प्राथमिक जीव को लाभ होता है, द्वितीयक जीव को हमेशा हानि होती है। वह जीव जो द्वितीयक जीव को मारकर खाता है उसे हम परभक्षी या शिकारी कहते हैं, जबकि वह जीव जिसे मारकर खाया जाता है उसे हम शिकार, भक्ष या प्रेय कहते हैं।
अगली बात बायोलॉजी ये कह रही है कि किसी भी पॉपुलेशन में, समष्टि में परभक्षण की क्रिया अति आवश्यक होती है। एक तो मैंने जर्नल एग्जांपल दिया है कीटों का और छिपकली, मेढक, पक्षियों का, जिसमें ये बताया, समझने का प्रयास किया गया है कि किसी इन्वायरमेंट में जब एक जीव की संख्या मैक्सिमम बढ़ने लगती है तो दूसरे जीव उनका भक्षण कर लेते हैं, तो समष्टि में उनकी संख्या एक निश्चित अमाउंट में बनी रहती है। एक एग्जाम्पल बताया गया कि एक विशेष प्रकार के नाभखनी के प्रजाति को ऑस्ट्रेलिया से किसी कारण किसी प्लांट के साथ ले आया गया। उसने कुछ ही सालों में 1920 में कुछ हेक्टेयर में इतनी संख्या बना ली कि ऐसा लग रहा था कि इस एनवायरनमेंट में कोई दूसरा प्लांट दिखाई ही नहीं देगा। धीरे धीरे जब ये पता किया गया कि वहां पर इसकी संख्या नियंत्रित क्यों थी, तो ये पता चला कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नामक कीट इन नागफनी के पत्तों, तनों को खा लेते थे, यानी मेन फिल्लोक्लेड को ऑब्जर्व यानी उसे सक कर जाते थे। जब इसे लाकर इंडिया में छोड़ा गया तो धीरे धीरे नागफनी की संख्या को नियंत्रित कर लिया गया। इससे यही पता चलता है कि परभक्षण समष्टि के लिए अति आवश्यक क्रिया है। डी हेडिंग डाल दीजिए, दिस इज फर्स्ट। सेकंड, परभक्षण के बाद स्पर्धा, कंपटीशन, ये पहला था। स्पर्धा क्या है? कंपटीशन। आपने इसको पहले ही सुना होगा, बट वो कंपटीशन आपने दूसरे प्रकार से सुना है। कंपटीशन लाइक ये नीट सुना है, लाइक ये यूपीएससी सुना है ना सभी ने? तो वो कंपटीशन और इस कंपटीशन में कुछ ना कुछ एक समान है जो आपको समझ में आएगा। कंपटीशन क्या है? 25 वैकेंसी, 25 लाख लोग लाइन में लगे, सीधा कंपटीशन। 25 वैकेंसी मतलब 25 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्लियर? और 25 लाख लोग इंटरमीडिएट पास हैं, पहले से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो भारत संविधानिक देश में हम नौकरी सीधे दे नहीं सकते, या जो तुम्हारा इंटरमीडिएट कंप्लीट है तुम्हें पहले नौकरी दे देते हैं। तो सब 25 लाख लोगों को एक क्लासरूम में बैठाकर एक एग्जाम ले लिया जाता है, फिर उसमें जिसका नंबर सबसे ज्यादा आता है उसको नौकरी दे दी जाती है। और आपकी सब भाषा में उसे क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। बायोलॉजी का कंपटीशन क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे। डार्विन ने जब विशेष प्रकार के जीव विकास की थ्योरी प्रतिपादित की है, हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, या नहीं पढ़ा है तो सुन लेंगे। डार्विन ने जब विशेष प्रकार की थ्योरी को प्रतिपादित किया तो ये बताया कि जब जीवों की संख्या लगातार रिप्रोड्यूस होती रहती है, यहाँ पर मैं डार्विन की तरफ थोड़ा ले चलूंगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। यह बताया था कि सभी जीव पृथ्वी पर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक बात और बताई थी कि जितने लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी निम्न स्तर के जीव होते हैं, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ज्यादा होती है, जबकि जितने हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है। ये मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि एक हम हाथी की बात करें, एलिफेंट की, तो एक हाथी अपने गर्भकाल को लगभग 3.5 वर्ष में कंप्लीट करता है, और एक हाथी 3.5 वर्ष बाद नए हाथी को जन्म देता है, यानी न्यू एलिफेंट ठीक है कितने साल बाद? 3.5 वर्ष बाद फॉर्म होगा। अब एक हाथी को 3.5 साल लगा एक नई प्रजाति बनाने में, बट एक बैक्टीरिया की हम बात करें, लाइक द बैसिलस बैक्टीरिया, 1 सेकंड लगता है और नए बैक्टीरिया को बना देते हैं। तो 3.5 वर्ष और 1 सेकंड दोनों में अंतर दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा, एक एग्जांपल और देते हैं। गांव में एक डॉग, एक कुत्ता लगभग 3 महीने में 4 नए कुत्तों को जन्म दे देता है। कितने मंथ लगे? 3 मंथ। समझ पा रहे हो? इससे हाथी को देखें, अगर आप 3.5 को मंथ से डिवाइड कर लीजिए तो लगभग 36-37 कुत्ते 3.5 साल में जन्म ले लेंगे, और एक ही हाथी जन्म ले रहे हैं। अब आगे मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डार्विन ने इस दौरान ये बात बताई थी कि जितने निम्न जीव हैं इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता ज्यादा होती है, जितने हायर कैटेगरी के जीव हैं उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है। आगे सुनिएगा। 4 कुत्तों ने जन्म लिया, एक को गीदड़ उठा ले गया, एक को लू लग गई मर गया, ध्यान से सुनेंगे, एक को भोजन नहीं मिला वो टपक गया, और एक जिंदा भी बचा था तो ट्रक के नीचे आ गया। चारों की कहानी समाप्त हुई। हाथी को भी उठा ले जाएगा? कल्पना करें, मैं बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। हाथी को गीदड़ उठा ले जाएगा? जोर से बोलिए। लू से मर जाएगी? नहीं मरेगी। मतलब क्या है इसका?
डार्विन ने ये कहा कि जनन की क्षमता निम्न जीवों में ज्यादा है, जबकि उच्च जीवों में जनन की क्षमता कम होती है। परंतु निम्न जीवों में स्ट्रगल ऑफ लाइफ कम होता है, स्ट्रगल ऑफ लाइफ ज्यादा होता है, जबकि उच्च जीवों में स्ट्रगल ऑफ लाइफ कम होता है। अब इस दौरान इन्होंने बताया क्या, इस स्पर्धा में जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जन्म लेते हैं तो अपने जीवन यापन के लिए प्रकाश, तापमान, भोजन, जल, वायु, ठीक है, जनन के साथी या अन्य कार्यों के लिए, पोषण के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा मतलब आपस में लड़ते हैं। इस दौरान जिस जीव को ये सब कुछ मिल पाता है वह पृथ्वी पर जीवित रहता है, जबकि जिस जीव को नहीं मिल पाता है उसका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाता है। ये डार्विन की बात है। अब स्पर्धा क्या है उसकी परिभाषा सुनेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव अपने ही जाति या दूसरे जाति के जीवों के साथ प्रकाश, तापमान, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या जनन के साथियों के लिए दूसरे जातियों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, विशेष प्रकार की स्पर्धा करते हैं। यह क्रिया स्पर्धा कहलाती है, यानी आपस में लड़ते हैं, जिसे हम स्पर्धा कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था। भोजन की स्पर्धा आगे में हमें देखना हो तो कल्पना करेंगे कि 15 मनुष्य भूखे हो और घर पे 15 रोटी बनी रखी हो। 5 मनुष्य पहले पहुंचते हैं और 10 मनुष्य बाद में पहुंचते हैं, तो 5 एक एक रोटी खाकर बैठे होंगे। बाद वाले को सोचेंगे आओ मिले तो ठीक है, ना खाओ तो तुम जानो, तुम्हारा काम है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। सेकंड देते हैं, 5 कुत्ते खड़े हो, आप एक रोटी फेंकिए, पांचों भूखे हो, तो एक रोटी के लिए पांचों कुत्ते आपस में लड़ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। एक बड़ा सा पौधा लगाइए बरगद का, जो काफी बड़ा हो गया हो, उसके नीचे आप छोटे छोटे 15-20 पौधे लगा दीजिए, हमेशा बड़े पौधे में ग्रोथ होगी, छोटा पौधा छोटा ही रह जाएगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। यानी मेनी टाइप्स ऑफ द कंपटीशन प्रेजेंट इन द नेचर। अब कंपटीशन भी 2 प्रकार का होता है, उधर चलते हैं। वन इज द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड सेकेंड इज द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर कोई कंपटीशन एक ही जाति के जीवों के मध्य होता है तो उसे हम अंतरा जातीय स्पर्धा कहते हैं, जबकि जब कोई कंपटीशन एक जाति से दूसरे जातियों के मध्य होता है तो उसे हम अंतर जातीय कंपटीशन कहते हैं। इसके बारे में पहले लिखिए और फिर हम इसको चेंज टॉपिक को टाइप्स में बदल कर लिखेंगे। कंपटीशन समझ में आ रहा है सभी को? लिखे, कंपटीशन में लिखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित जीव, पृथ्वी पर उपस्थित जीव भोजन, जल, भोजन, जल, स्थान, खनिज लवण, भोजन, जल, स्थान, खनिज लवण, संभोग के साथी आदि के लिए, भोजन, जल, स्थान, खनिज लवण, संभोग के साथी आदि के लिए, आदि के लिए विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। आदि के लिए विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। आदि के लिए विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल और ब्रेन में आ रहा है, थोड़ा रुक कर देखें, कंप्लीट कर लीजिए। फिर पारस्परिक क्रियाएं करते हैं जिसे स्पर्धा कहते हैं, जिसे स्पर्धा कहते हैं। अब एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, मनुष्य का कंपटीशन देखिए। पिताजी के पास 5 बीघे भूमि थी, उनके 4 लड़कों का जन्म हुआ। पिताजी ने सबको 1-1 बीघे जमीन दे दी और स्वयं 1 बीघा अपने पास रख लिया। 5 बीघे की कहानी हो गई। 4 बीघे 1-1 बीघे को और 1 बीघा अपने पास ले लिया। पिताजी के मरते ही चारों भाई आपस में 1 बीघे के लिए लड़ गए। सीधा बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। किसके लिए लड़ गए? आवास के लिए, स्थान के लिए, यानी उनको भूमि चाहिए। कितने लोगों ने देखा है ऐसे लड़ते हुए? किसी को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। बायोलॉजी कह रहे यही कंपटीशन है। मेरी बात समझ पा रहे? और देख लीजिए, घर में 50 ग्राम सोना था कि क्लियर एक व्यक्ति के पास, परंतु उस व्यक्ति के घर के परिवार के सदस्य के मरते ही जितने घर के सदस्य थे वो आपस में लड़ गए।
किसके लिए? उस धन के लिए, और उस धन से उनको भोजन या अन्य वस्तुएं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। तो इस प्रकार ये तो मैंने मनुष्य के लिए समझाया है। ब्रह्मांड के सभी जीव भोजन के लिए, आवास के लिए, स्थान के लिए, जल के लिए, जनन के साथी के लिए एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, एंड दिस टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शन इज नोन एज द कंपटीशन। यही कंपटीशन है। एक लाइन नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। डार्विन के बारे में बुक ने दिया है तो जरूर लिख लेंगे। डार्विन ने जब जीव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, डार्विन ने जब जीव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इस दौरान उन्होंने स्पर्धा पर विशेष बल दिया था। इस दौरान उन्होंने स्पर्धा पर विशेष बल दिया था। फुल विराम करके लिखेंगे। डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर वही जीव अस्तित्व में रहता है। डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर वही जीव अस्तित्व में रहता है जो स्पर्धा करने में शक्तिशाली होता है। स्पर्धा करने में शक्तिशाली होता है। क्या मनुष्य स्पर्धा कर सकता है अन्य जीवों से? बोलिए। भोजन के लिए कर सकता है? भोजन के लिए अपने जात के अलावा दूसरे जात से स्पर्धा कर सकते हैं? अरे कर रहा है ना। एक जंगल को काट दिया फटाक से। कितनी देर में काटा? सुबह तक जंगल था, शाम तक जंगल गायब। कितने लोगों ने देखा है ऐसे? सुबह तक जंगल था, शाम तक जंगल गायब। तो जंगल में आवास भी था, भोजन भी था, प्रकाश भी था, जल भी थी, वायु भी था, सब उड़ा दिया। किसके लिए? अपने लिए। समझ पा रहे? हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मनुष्य इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो सभी जातियों से कंपटीशन कर रहे हैं और सब में सबसे आगे निकल रहे हैं, सबको पीछे ले जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा। स्पर्धा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। स्पर्धा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। स्पर्धा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये हेडिंग डाल लेंगे, अंतर जातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अंतर जातीय, फर्स्ट डालेंगे हेडिंग अंतर जातीय स्पर्धा। यहाँ तो मैं आपको छोटा सा ही कह दे रहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने बताई है। मैंने तो देखा है कि एक छोटे छोटे वस्तुओं के लिए गांव में जाइए तो आप एक गिलास के लिए दो व्यक्तियों को लड़ते देखेंगे। कितने लोगों ने देखा है? पानी पीने वाला गिलास जो है, इसके लिए दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। दिस एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। गिलास में उनको भी पानी पीना था, उनको भी पानी पीना था, इसलिए लड़ रहे हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। लिखिए अंतर जातीय में, लिखिए अंतर जातीय, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। करके इंटर स्पेसिफिक में इस प्रकार की स्पर्धा में भिन्न भिन्न जातियों के सदस्य संसाधनों के लिए एक दूसरे से भिन्न जातियों के सदस्य संसाधनों के लिए एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, किसी एक स्थान पर 10 कीट हो, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर मेढक और छिपकली दोनों उपस्थित हो, तो कीट मेढक का भी शिकार है और छिपकली का भी शिकार है। जब तक छिपकली कीट के पास पहुंचने वाली थी तब तक मेढक ने कीट की सफाया कर दिया, खा लिया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ठीक है, अंतर जातीय कंपटीशन। समझ पा रहे? अब मेढक ध्यान से समझिएगा अलग जाति है और छिपकली अलग जाति है।
जब दो अलग अलग जातियां किसी एक विशेष वस्तु के लिए, स्थान के लिए, प्रकाश के लिए, भोजन के लिए या किसी अन्य माध्यम के लिए लड़े तो ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? अंतर जातीय स्पर्धा या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा एग्जांपल, उदाहरण लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। उदाहरण लिख लेंगे, मेढक तथा छिपकली, मेढक तथा छिपकली जब भक्ष्य या शिकार के लिए स्पर्धा करें, मेढक तथा छिपकली जब भक्ष्य या शिकार के लिए स्पर्धा करें, भक्ष्य या शिकार के लिए स्पर्धा करें। एक्शन डालिए, अंतर जातीय स्पर्धा। पहले अंतरा जातीय डाले थे, उसको अंतरा कर ले। सेकंड डालेंगे अंतरा होगा, सेकंड आना सर। एक मिनट रुक जाइए, गलत हो रहा है। ये अंतर है, वो अंतर है। पहला अंतरा होगा और इंग्लिश में इंटर स्पेसिफिक। सेकंड होगा, दूसरा डालें अंतर जातीय, इसको अंतरा कर लीजिए। अंतर जातीय डिफिनेशन सेम होगी, कोई परिवर्तन नहीं है। अंतरा जातीय ये होगा इंट्रा स्पेसिफिक। इसका डिफिनेशन पहले ही क्लियर है। वहां पर दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच कंपटीशन था और यहाँ पर एक ही प्रकार की जातियों के मध्य। तो लिखें, इस प्रकार के स्पर्धा में एक ही प्रकार के, इस प्रकार की स्पर्धा में एक ही प्रकार की जातियां, एक ही प्रकार की जातियां आवास, भोजन, जनन आदि के लिए, आवास, भोजन, जनन आदि के लिए, आवास, भोजन, जनन आदि के लिए, आदि के लिए स्पर्धा करती हैं, आदि के लिए स्पर्धा करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। हम अगर दो प्लांट एक साथ रोपित करें एक क्षेत्र में, पहला प्लांट थोड़ा बड़े आकार का हो जबकि दूसरा प्लांट छोटे आकार का हो, तो आप देखेंगे पहले प्लांट के ग्रोथ में लगातार वृद्धि होती जाएगी जबकि दूसरा प्लांट छोटा ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमने जो दो प्लांट लगाए, मान लीजिए वन इज द मैंजीफेरा इंडिका एंड सेकंड इज द मैंजीफेरा इंडिका, दोनों आम हैं। तो एक आम तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसकी पत्तियां ज्यादा हैं, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहे। दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें लाइट ही नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वो पहले ही रोक रहा है। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? अंतर जातीय स्पर्धा। उदाहरण लिख लीजिए, दो एक समान जाति के पौधे एक स्थान पर, दो एक समान जाति के पौधे एक स्थान पर उगकर, एक स्थान पर उगकर स्पर्धा करते हैं, एक स्थान पर उगकर स्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्पर्धा या कंपटीशन। आप इसको हल्के में नहीं लेंगे कि आप इसको एक बार देखने के बाद, पढ़ सुनने के बाद देखें ना, बिकॉज बोर्ड टॉपिक, दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। स्पर्धा किसे कहते हैं? ये 3 नंबर में 3 साल, 1 नंबर में 2 साल पूछा गए हैं। परभक्षण किसे कहते हैं? इसमें एक क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है, शिकारी या शिकार क्या है? शिकारी या शिकार क्या है? इससे आसान क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी का नहीं। अरे कोई जीव किसी जीव को मारकर खा ले, जिसको मारकर खा ले उसी को क्या कहेंगे? शिकार कहेंगे। और जो खाएगा उसे क्या कहेंगे? शिकारी कहेंगे। अब फ्री का नंबर है या नहीं है? बट जब आप समझ पाए, वरना आप ठीक है शिकारी मनुष्य को लिख सकते हैं कि बंदूक लेकर घूम रहा है, वो शिकारी है, क्लियर। और हिरण को लिख देंगे वो शिकार है, बट ऐसा नहीं है, हमें बायोलॉजिकल समझाना है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, परजीविता। तो पढ़ा चुका हूं मैं, अच्छे से पढ़ा चुका हूं ना। तीसरी हेडिंग परजीविता, पढ़ा चुका हूं या नहीं? परजीविता, पैराटिज नहीं पढ़ाया हूं, परजीविता नहीं पढ़ाया गया, रूट की परजीविता, स्टेम की परजीविता,